देखिए लास्ट क्लास अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट क्लास में आपको बताए थे, ये रिजल्ट के बारे में चर्चा की थी। ये वाला इस रिजल्ट के बारे में चर्चा किए थे, है ना। इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं और फिर आज के न्यूमेरिकल साइड पर मूव करते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग इन रोटेटिंग होल apparatus, माइकलसन मोरले apparatus by 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का शिकायत है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था कि 90 डिग्री रोटेट करने पर हो क्या रहा है। हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सोर्स था, यहाँ पर हमारा ग्लास था, सेमी सिल्वर्ड ग्लास था, ठीक है। यहाँ पर एक मिरर था और यहाँ पर एक मिरर था। पहला कंडीशन ऐसा ही कुछ था। 90 डिग्री रोटेट करने से पहले ये M1 था, ये M2 था, ठीक है। और ये हमारा लाइट यहाँ से चल रहा था, रेड लाइट से दिखा रही है, लाइट यहाँ आ रहा था, एक सीधा निकल रहा था, ये लाइट एक लाइट बाइफरकेट करके ऊपर जा रहा था M2 के पास, और फिर दोनों लाइट टकरा के वापस आ रहा था, M2 का भी और ये रेड लाइट भी वापस आ रहा था। और दोनों जो है यहाँ पर टेलीस्कोप था, दोनों का दोनों यहाँ टेलीस्कोप में क्या कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था, इंटरफेरेंस हो रहा था। ये पहला कंडीशन था। इसको जब 90 डिग्री रोटेट किया गया तो ये डायग्राम थोड़ा चेंज कर गया था। ये हमारा M1 ऊपर चला गया था, ये M1 हो गया था, ये M2 हो गया था, ठीक है। यहाँ हमारा ग्लास प्लेट आ गया था, फिर से हमारा सोर्स यहाँ पर था, ठीक है। और यहाँ पर डायग्राम कैसे बनाए थे हम, यहाँ से लाइट चला था, लाइट का दो पार्ट हुआ था, एक पार्ट इधर चला गया था, एक पार्ट परपेंडिकुलर गया था, ठीक है। फिर दोनों पार्ट जब टकरा के वापस आया था, यहाँ पर टेलीस्कोप में लगाए हुए थे, यहाँ पर हमारा टेलीस्कोप लगा हुआ था और इस टेलीस्कोप के थ्रू में इंटरफेरेंस पैटर्न को देखे थे। ये टेलीस्कोप था। तो इस केस में क्या था, देखो दोनों लाइट चूंकि अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रहा है, पाथ सेम हो भी सकता है, जैसे कि देखिए आप डेरिवेशन कहेंगे डिफरेंस मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ से लाइट चला तो हम लोग क्या करते थे, ये G to M1 और M1 to G लाइट का टोटल पाथ निकाले, वैसे G to M2 और M2 to G टोटल पाथ निकाले और दोनों का पाथ डिफरेंस निकालते थे, उससे इंटरफेरेंस पैटर्न निकालते थे, ब्राइट बनेगा डार्क बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि ये पूरा सिस्टम वेलोसिटी में था, चूंकि अर्थ ये इधर की ओर मूव कर रहा था, हमारा पूरा लैब मूव कर रहा था अर्थ के साथ, इसलिए यहाँ पर इथर के वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। और इथर के वेलोसिटी कॉन्सेप्ट के चलते जो था, इसका जो पाथ डिफरेंस है और इसका जो पाथ डिफरेंस है वो डिफर कर गया था, या कहिए टाइम डिफर कर गया था। क्योंकि इस रेज का वेलोसिटी अलग हो गया था और इस रेज का वेलोसिटी अलग हो गया था, इसलिए क्या हुआ था, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस था, टाइम डिफरेंस चलते फेज डिफरेंस था। तो जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट किए थे, आपको याद होगा, एक बार बता दें, इसको हम लोग इसका पाथ फेज डिफरेंस को हम लोग डेल्टा फाई से बोले थे, है ना। फेज डिफरेंस जब पता तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको डेल्टा फाई डैश से निकले थे, दोनों का वैल्यू सेम आया था, ठीक है। और जब दोनों का हम लोग डिफरेंस करेंगे, वैल्यू तो सेम आया था लेकिन ये नेगेटिव था, पॉजिटिव था, इसलिए जब दोनों का डिफरेंस करो तो रिजल्ट जीरो नहीं आएगा। और इसको 2 पाई से जब डिवाइड करते हैं तो ये कहलाता है नंबर ऑफ फेज शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कहलाता है, ठीक है। इसको n से डिनोट, इसी को n से डिनोट किया जाता है। इसी चीज को जरा हम लोग समझते हैं, ये फ्रिंज शिफ्ट का मतलब क्या है। देखिए इस कंडीशन में apparatus का अपना एक फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब जो लाइट पहुंच रहा है M1 से और जो लाइट पहुंच रहा है M2 से, इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस जरूरी क्यों है, फेज डिफरेंस जरूरी है इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए। इंटरफेरेंस पैटर्न में होता क्या है, ब्राइट फ्रिंज बनता है और डार्क फ्रिंज बनता है ना। मतलब इस तरह से आपको दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा तो इस तरह से ब्राइट बनेगा, फिर इसके बगल में एक डार्क बनेगा,
फिर ब्राइट बनेगा, फिर फ्रिंज इस तरह का बनता है। तो ये डार्क, मान लो इसको डार्क कर देते हैं। एक ब्राइट फ्रिंज, फिर एक डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर एक डार्क फ्रिंज, है ना, ये आप इंटरफेरेंस पढ़े होंगे। फिर एक यहाँ डार्क फ्रिंज बनेगा, ठीक है, फिर इधर एक डार्क फ्रिंज बनेगा। तो ये पहला कंडीशन में डेल्टा 5 फेज डिफरेंस के चलते ऐसा फ्रिंज बना। वैसा ही कोई फ्रिंज बनेगा डेल्टा 5 डैश के चलते, तो डेल्टा 5 डैश के चलते भी एक फ्रिंज बनेगा इसी तरह का, है ना। इसको बना लेते हैं, ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, रेड से पूरा बना लेते हैं। इसको ब्राइट और डार्क कर देते हैं। डार्क के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसे कलर कर देते हैं। ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया। डार्क मतलब कंप्लीट ब्लैक रहता है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो देखिए, ऐसा फ्रिंज यहां देखा गया इस कंडीशन में, और ऐसा फ्रिंज यहां देखा गया इस कंडीशन में। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। फेज का बस अंतर था। फेज का अंतर कहने का मतलब हो गया कि पोजीशन का अंतर नजर आ सकता है। जैसे मान लो इसका ब्राइट यहाँ है तो इसका ब्राइट यहाँ मिलेगा, तो पोजीशन का अंतर मिला। जैसे कि जब यहाँ आप टेलीस्कोप से देखें तो ये फ्रिंज दिखा, और जब यहाँ आप टेलीस्कोप से देखें 90 डिग्री रोटेट करने के बाद तो ये फ्रिंज दिखा। ये मान लो डेल्टा 5 डैश डिफरेंस के चलते फ्रिंज भी थे, ये डेल्टा 5 के चलते फ्रिंज भी थे। तो इन दोनों में क्या था, सेम चीज था, ब्राइट डार्क इसमें बना इसमें बना। हाँ, अंतर क्या था, पोजीशन का अंतर था। फेज का मतलब ही होता है पोजीशन। जैसे इसका डार्क यहाँ बना है तो इसका डार्क थोड़ा सा हट के इधर बन गया, ठीक है। तो दोनों सेम बना था। फेज का अंतर मतलब पोजीशन का सिर्फ अंतर था। बात समझिएगा, ये नेगेटिव है, इसका मतलब पोजीशन का खाली अंतर है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक लड़का 20 मीटर पर खड़ा है और एक लड़का -20 मीटर पर खड़ा है, अंतर क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में। वैसे यहाँ पर फेज का अंतर था, ठीक। तो अब जब सारा प्रोसेस हुआ, अब देखिए ये तो रिजल्ट सेम आ रहा दोनों का, पोजीशन का अंतर। अब जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहे थे यहाँ के बाद, ये पहला सिचुएशन था। पहला सिचुएशन से दूसरा सिचुएशन में आने के दौरान जब आप 90 डिग्री रोटेट कर रहे थे तो टेलीस्कोप से लगातार हम उस घटना को देख रहे थे। इस दरमियान ये जो आपका फ्रिंज है जो यहाँ बना था डेल्टा 5, इसके इंटेंसिटी में कुछ फर्क आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि चूंकि आपका पूरा एपरेटस मोशन में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए साउंड वेव्स है, जैसे कि साउंड का वेलोसिटी है और हवा चल रहा है, तो यदि आप अगर पूरे एक राउंड घूम जाइए उस हवा में साउंड के वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए बॉक्स इधर की ओर आवाज कर रहा है, मतलब साउंड का वेलोसिटी इधर है और हवा इधर के तेज से बढ़ रहा है, आप इसमें एक सर्कल घूम जाइए, तो क्या आपको साउंड हर जगह सेम सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि साउंड का वेलोसिटी और एयर का वेलोसिटी दोनों मौजूद है यहाँ। कभी कभी साउंड और एयर का वेलोसिटी एक साथ हो जाएगा, कभी कभी अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर सर्कल घूम जाइएगा तो आपको हर एक पॉइंट पर जो है साउंड का वेलोसिटी अलग अलग दिखेगा। यहाँ पर भी जब आप इस एपरेटस को रोटेट कर रहे थे तो आपको इन सब का इंटेंसिटी चेंज दिखना चाहिए था, मतलब ब्राइट में थोड़ा सा या तो ब्राइट बढ़ जाना चाहिए था या तो घट जाना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया, इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो इन दोनों का डिफरेंस शिफ्टिंग, जो दोनों का डिफरेंस जो हम लोग कैलकुलेट किए, इसका वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर आया। ये 0.44 आना चाहिए था, ये आया 0.018, ठीक है। इन दोनों का रेशियो मत एक तरह से देखिए, ये रेशियो से इंटेंसिटी का ही वेरिएशन आपको पता चलता है। इस रेशियो से ये मत समझिएगा फ्रिंज शिफ्टिंग का मतलब इंटेंसिटी का वेरिएशन, तो इंटेंसिटी का वेरिएशन 0.44 आना चाहिए था, है ना। इसी को पर ये फ्रिंज फिक्स वैल्यू है, आना चाहिए था 0.44। जो इसका apparatus था माइकलसन का, जो जैसे कि वो क्या किया था ना, माइकलसन के अनुसार इसका लेंथ 11 मीटर लिया गया था, है ना। और 5500 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ लिया गया था, उसके लिए वैल्यू था, है ना। ये जो वैल्यू था 0.44,
ये माइकलसन के एक्सपेरिमेंट में आना चाहिए था, जिस तरह से वो वेवलेंथ यूज किए थे, जिस तरह से वो मिरर का दूरी अटेम्प्ट किए थे, ये वैल्यू अलग अलग लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ये अलग अलग आना चाहिए था अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि कोई मान लो लेंथ अलग रखा तो ये वैल्यू डिफर कर जाएगा। तो ये स्पेशली माइकलसन मूल्य की बात कर रहे हैं, वो 0.44 आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया, वो वैल्यू कुछ और आया, 0.01 आया, मतलब लगभग नेग्लिजिबल, है ना। इसका मतलब इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या था, लगभग 0 था, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप सर्कल में घूम रहे हैं, साउंड चल रहा, हवा चल रहा, तो आपको वेरिएशन दिखना चाहिए, तो वो वेरिएशन यहाँ नहीं दिखा। इसलिए यहाँ पर ये कह दिया गया, या तो लाइट नहीं है या तो ईथर नहीं है ना। तो लाइट तो है, इसका मतलब ईथर नहीं है, क्योंकि ईथर रहता तो निश्चित रूप से ये इंटेंसिटी में डिफरेंस नजर आता, ये फ्रिंज का शिफ्टिंग डिफरेंस नजर आता, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग ऑब्जर्वेबल होता, दिखता कितना इंटेंसिटी वेरिएशन हुआ, कई बार यहाँ ब्राइट हुआ, कई बार डार्क हुआ, कुछ दिखा ही नहीं। मान लो 4 बार ब्राइट हुआ, मान लो यहाँ पर देख रहे हैं लगातार, तो ये कभी डार्क होगा कभी ब्राइट होगा, ठीक है। इसको एक एनिमेशन आप लोग के लिए रखे थे हम, एक यूट्यूब का एनिमेशन जरा देखिए उसको, आप फ्रिंज शिफ्टिंग को समझ पाएगा सही तरीके से। जब आप पूरे अपैरेटस को रोटेट करते तो आपको ये चीज दिखना चाहिए, देखिए ये तो खैर कुछ और चीज दिखा रहा है। देखिए बीच में क्या हो रहा है, इंटेंसिटी लगातार किसी एक पॉइंट पर आप अपनी नजर बैठा कर रखिए, मान लीजिए इसी पॉइंट पर नजर बैठा कर रखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी लगातार बदल रहा है, इस पॉइंट का डार्क हो रहा, डार्क हो रहा, डार्क हो रहा, डार्क हो रहा, व्हाइट, ठीक है। तो ये वेरिएशन होना मतलब आपका क्या, फ्रिंज शिफ्टिंग हो रहा, और ये वेरिएशन नहीं हो रहा, इसका मतलब फ्रिंज शिफ्टिंग नहीं हो रहा। अब देखो ये फ्रिज शिफ्टिंग करने का बहुत सा तरीका है, वो हम सारा चीज पढ़ेंगे, लेकिन फ्रिज शिफ्टिंग का मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नजर बैठाइएगा आप, तो वहां पर क्या होगा, लगातार ब्राइट डार्क इमेज का फॉर्मेशन होता रहेगा। अब मान लो काउंटिंग करना कितना फ्रिंज शिफ्ट किया, तो देखो एक बार रेड आया, एक, फिर रेड आया, 2, ब्राइट फ्रिंज बन रहा, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इस तरह से काउंटिंग करेंगे, यही होता है फ्रिंज शिफ्टिंग, जो कि नहीं ऑब्जर्वेबल नहीं आया, जबकि थ्योरेटिकली आना चाहिए था अगर ईथर है तो जब ऑब्जर्वेबल नहीं है, थ्योरेटिकली है, तो एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि नल रिजल्ट रहा, ठीक है। अब तो हम तो लगता है आप कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया यहाँ से, तो ये फिन शिफ्ट नहीं पाया गया, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिन शिफ्टिंग रोटेटिंग होल apparatus बाय 90 डिग्री का मतलब यही होता है, इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं पाया गया मतलब फिन शिफ्टिंग नहीं पाया गया। चलिए अगले पेज में आते हैं, हम लोग मेन टारगेट आज न्यूमेरिकल में, अब लोग अगला टारगेट है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग कर दीजिए इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग when optical path difference is created between rays from mirror M1 and M2 in Michelson-Morley experiment। इसका क्या मतलब है समझिए, ये जो चीज आपको बताएं फ्रिंज शिफ्टिंग, ये क्या था, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो मूल उद्देश्य था वो पूरा करता है, लेकिन अब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये चीज आपको समझना होगा। फिर से जरा हम डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा सोर्स हो गया, फिर से ये हमारा ग्लास हो गया, इस बार ग्लास को थोड़ा सा दिखने लायक बनाते हैं, ग्लास को ग्लास जैसा बना देते हैं, ये हमारा ग्लास है, ये हमारा मिरर है, ये भी हमारा मिरर है, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। अब देखें यहाँ से लाइट रेस चला, आने वाले को अलग दिखा रहे हैं, यहाँ से 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, अलग अलग कलर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक रे यहाँ आया और गया और वापस आया, अब ऊपर जो रे गया उसको अलग दिखा देते हैं, एक रे ऊपर मिरर में गया और टकरा के वापस आया, और दोनों जो है नीचे आके टेलीस्कोप में मिला, दोनों रे, ध्यान दीजिएगा, ये जो रे हैं M1 से आ रहा और ये जो रे हैं M2 से आ रहा, दोनों यहाँ टेलीस्कोप में जब देखा, एक फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। अगर ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पर है तो कुछ फ्रिंज कैसा बनेगा, जैसा आपको दिखाया अभी, फ्रिंज कुछ ऐसा ही बनता है, इस टाइप का फ्रिंज बनता है, देख लीजिए। अगर अगर आप सब कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ही कुछ बनेगा,
एक ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा। इसको आप कंस्ट्रक्टिव बोलिए, इसको डिस्ट्रक्टिव बोलिए, इस टाइप का इमेज दिखता है। ठीक है, जब सब कुछ रेस्ट में है, सब कुछ रेस्ट में, कोई मोशन नहीं कर। अब सपोज करिए हम क्या करते हैं, इस मिरर को थोड़ा सा घसका के नीचे लाते हैं। ये जो हमारा मिरर है, ये जो हमारा M1 मिरर, इसको घसका के थोड़ा नीचे लाते हैं, यहाँ लाते हैं, कलर चेंज कर, देखिए यहाँ लाते हैं घसका के। M2 डैश, M2 को थोड़ा मूव किए, ठीक है, अभी भी 90 डिग्री है ये, लेकिन M2 को थोड़ा मूव किए। अब ये मूव करने से क्या होगा कि अब जो लाइट होगा, ठीक है, अब जो लाइट होगा उसका जो पाथ जो होगा M2 के लिए और M1 के लिए डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो जब ये डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, फ्रिंज का शिफ्टिंग होता है। कहने मतलब यहाँ पर एक नॉब है, मान लो यहाँ पर एक नॉब लगा हुआ, आप इस नॉब को रोटेट करते हैं और मिरर का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मान लो आगे ले जा रहे हैं, चाहे पीछे ले जा रहे हैं, चाहे इसका ही पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एक फिल्म का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली देखो इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। असल में आप जब यहां से देखते हैं, मान लिया आपका इस आंख से आप यहां से देख रहे हैं, इस मिरर के अंदर, इधर से आप देख रहे हैं, जब आप इसके अंदर देखिएगा तो आपको दो मिरर नजर आएगा, एक M2 और इसका परछाई भी यहीं पर नजर आता है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर आता है, क्योंकि दोनों बराबर दूरी पर होता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर आता है। जैसे आप किसी एक मिरर को आगे पीछे करिएगा, मान लो इसको आप इधर ले जाते हैं, तो ये जो दोनों का इमेज था थोड़ा डिफर कर जाता है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है दोनों इमेज के बीच में। ये मान लो M1 डैश है, इमेज किसका, M1 का, तो जैसे आप M1 को आगे ले गए तो हो सकता है M1 डैश इमेज ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए M2 से, तो बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होता है D। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस क्रिएट होता है, इसके चलते क्या होता है, फ्रिंज शिफ्टिंग होता है। फ्रिंज शिफ्टिंग होने का मतलब फिर से यही चीज होगा, देखिए ये जैसे जैसे आप किसी एक मिरर को मूव करिएगा, हम लोग किसको, M1 को मूव कर रहे थे, तो यहाँ पर फ्रिंज शिफ्टिंग होगा, तो आप फ्रिंज शिफ्टिंग को काउंट कर लीजिए कितना फ्रिंज शिफ्टिंग हो रहा। ठीक है, और ब्राइट ब्राइट वाले को ही देखिए कितना बार ब्राइट अपीयर कर रहा। तो यदि आप जो डिस्टेंस मूव किए, इधर मूव किए, चाहे यहाँ काउंट कर लीजिए 2D इक्वल टू n लेमडा लिखते हैं, तो ये एक फॉर्मूला बन गया जिसकी मदद से आप लेमडा निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये 2D बराबर n लेमडा क्यों लिखे, क्योंकि देखिए जब आप इसको मूव कर रहे हैं, जब आप इस मिरर को मूव कर रहे हैं तो बीच में क्या हो रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन के आ रहा। ठीक है, जब एक बार आप मूव करते हैं, ब्राइट फ्रिंज कब बनता है, जैसे मान लो ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट पर ब्राइट था, फिर अगला क्रस्ट पर ब्राइट आएगा, दोनों के बीच का वेवलेंथ कितना होता है, लेमडा होता है। तो जब आप डी मूव कर रहे हैं एक लेमडा के बराबर, तो पहला ब्राइट बन रहा है, फिर आप डी मूव कर रहे हैं 2 लेमडा के बराबर, तो दूसरा बन रहा है, 3 लेमडा के बराबर तीसरा बन रहा है, एन लेमडा के बराबर मूव कर रहे हैं तो आपका एन ब्राइट फ्रिंज अपीयर कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ डिस्टेंस कितना आप मूव कर रहे हैं, इसको डी। अच्छा बोलेगा सर डी ले रहे हैं तो 2D क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर लाइट जो 2 बार ट्रेवल कर रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है फिर इसी को वापस लौट रहा है। इस इमेज में देखिएगा लाइट ऊपर गया फिर वापस आया, इसलिए डी ना लेके हम लोग क्या लेते हैं, 2D लेते हैं। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला आ गया 2D n लेमडा चला है। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी इन दो रेस के बीच में जो M1 से टकरा के वापस आ रहा या M2 से टकरा के वापस आ रहा, आप पाथ डिफरेंस क्रिएट करिएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। जैसे अभी क्या है, अगर मान लो हम मूवमेंट कुछ नहीं किए हैं, तो ये लाइट जो M1 से टकरा के वापस आ रहा टेलीस्कोप पर, और जो M2 से टकरा के वापस आ रहा, पाथ डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और यदि हम लोग बीच में क्या करते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, या तो इसको मूव करके, तो फ्रिंज शिफ्टिंग होता है और उसकी मदद से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, और पाथ डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मान लो इसके बीच में क्या करते हैं, एक अलग प्लेट डाल देते हैं, उससे भी क्या होगा, इस लाइट का ट्रेवल करने का पाथ और इस लाइट का ट्रेवल करने का पाथ बदल जाएगा।
या एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इतना बड़ा एक गैस का चेम्बर डाल देते हैं, उसमें गैस भर देते हैं, तो लाइट इसको पार करेगा और ये जो लाइट ऊपर जा रहा है दोनों का फिर से पाथ बदल जाएगा, ट्रेवल करने का जो एक्चुअली टाइम बदल जाएगा, है ना, या कहीं पाथ बदल जाएगा, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कई तरीके से पाथ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और पाथ डिफरेंस क्रिएट करने के चलते क्या होगा, फ्रिंज शिफ्टिंग करता है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली कुछ कुछ फॉर्मूला डेवलप करता है जो हम लोग देखते हैं, देखेंगे। जैसे कि टॉपिक है यूजेज ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। पहला क्या है, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। आपको एक लाइट दे दिया गया है और आपसे पूछा गया उसका वेवलेंथ कितना है। देखो फॉर्मूला इसका होता है 2D बराबर एन लैम्डा, यानी आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक एन नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, कितना फ्रिंज शिफ्ट किए, फ्रिंज शिफ्ट करने क्या तरीका है, एक तो तरीका है कि पूरे अपैरेटस को रोटेट कर दो जो कि माइकलसन किए थे, तो वैसे हम नहीं करते, यहाँ पर क्या करते हैं, मिरर को मूव करते हैं। तो मिरर को आप जितना डिस्टेंस मूव करिएगा, जैसे यहाँ पीछे मैंने मूव करे थे मिरर को ना, यहाँ कहा गया, यहाँ देखो मिरर को मूव किए थे ना, तो जितना डिस्टेंस आप मूव करेगा उसी हिसाब से क्या होता, तो आपके जब भी इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको दे दिया जाएगा कि कितना मिरर को मूव किया गया, कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ, तो आपसे लेमडा पूछेगा कि कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट गया है, बताइए, इस पर न्यूमेरिकल तुरंत करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, टू फाइंड द डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ टू नेबरिंग स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे मान लो ये पिछला जो हमारा डायग्राम था, इस डायग्राम मान लो सर यहाँ पर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर दोनों एक से क्या सर? माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो था, जो माइकलसन apparatus वो इंटरफेरोमीटर दोनों, हाँ, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो apparatus यूज किया गया था उसी को माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर बोलते हैं। आपसे एक ऑब्जेक्टिव भी है, देखिए लास्ट क्लास में क्या ऑब्जेक्ट, देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पर, देखिए ये क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हाँ तो वाज, इसका तो हम सब इंटरफेरोमीटर हो जाएगा। तो वही अच्छा माइकलसन इंटरफेरोमीटर ही था, ठीक है। मान लो यहाँ सोडियम लैंप हम लगा देते हैं, तो सोडियम लैंप में क्या होता है ना, मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, उसमें दो नजदीक नजदीक वेवलेंथ होता है। तो हमसे पूछा गया, यहाँ पर हमें लाइट सोर्स दिए हैं जो कि मोनोक्रोमेटिक नहीं है, लेकिन दो, कम से कम दो उसमें क्या है, नजदीकी वेवलेंथ है, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोग बस फॉर्मूला याद रखना, चूंकि न्यूमेरिकल जो आएगा इसी फॉर्मूले पर आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिमाग रखना है कि 2D जो आया ये एन लेमडा क्यों आया, क्योंकि जितना फ्रिंज शिफ्ट करेगा उसी हिसाब से लेंथ, जितना लेंथ मूव करेगा उतना फ्रिंज शिफ्ट करेगा, तो जो लेंथ मूव किया निश्चित रूप से फ्रिंज शिफ्ट के बराबर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम रिजल्ट निकालेंगे। टू फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ टू नेबरिंग स्पेक्ट्रल लाइन, तो आपको ऐसे बता रहे थे कि एक सोडियम लैंप हम लोग यूज कर रहे हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में या माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर में, और दोनों के बीच का वेवलेंथ डिफरेंस निकालना है, तो फॉर्मूला यूज होता है λ1 λ2 रखो, वो तो खैर अपने ऊपर पर है, λ2 माइनस λ1 इक्वल टू λ स्क्वायर बाय 2D, ठीक है। डी, यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा ना, मिरर को मूव करना पड़ेगा, किसी एक मिरर को मूव करिए, कितना मूव किया सो पता होना चाहिए, और ये लेमडा आपको दिया रहेगा, लेमडा को बोलते हैं मीन वेवलेंथ। जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा इस पर, तो आपको कुछ जानकारी दे दी जाएगी, जैसे कितना मिरर आपको मूव करना है, क्योंकि मूव करने से फ्रिंज शिफ्टिंग होता है, और मीन वेवलेंथ दिया रहेगा, तब आपको लेमडा डिफरेंस निकलेगा। जैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखिए फ्रिंज शिफ्टिंग तब भी होगा जब आप ओरिजिनल सिस्टम में, जैसे यहाँ पर एक ग्लास डाल दीजिएगा या इतना बड़ा कोई भी एक मीडियम डाल दीजिएगा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है ना। देखो ऐसे भी मान लो ये दो लाइट जा रहा है, एक लाइट ये है और एक लाइट ये है, ठीक है। मान लो यहां से यहाँ पाथ का जो लेंथ है x,
ठीक है, पाथ लेंथ x है, ये भी लाइट अभी x ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दो तरह का लाइट है, दोनों लाइट x ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये रेड वाला भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये भी कर रहा है। लेकिन अगर मान लो अभी तो x बराबर है दोनों का, अगर कोई पूछेगा ऑप्टिकल पाथ तो बोलेगा सेम है, x बराबर x, ऑप्टिकल पाथ में तो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑप्टिकल पाथ। लेकिन अगर मान लो यहां पर एक ग्लास लगाते हैं जिसका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो अब दोनों जो लाइट है उसका ऑप्टिकल पाथ सेम नहीं रह जाएगा। ये जो आपका ग्लास जो बीच में ले गए हैं इसके चलते दोनों का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहां से यहां अगर 2 मीटर चला तो जरूरी नहीं कि ये भी लाइट 2 ही मीटर चला, क्योंकि ये क्या करता है लाइट के पाथ को बढ़ा देता है या घटा देता है, वो लोग देखेंगे बढ़ाता घटाता वो बात की बात है। तो वही बात है, अगर मान लो रेस शुरू में तो पाथ सेम था, एक रे जो इधर से वापस आ रहा, एक रे जो इधर से वापस आ रहा, ठीक है, ये एक्चुअली माइकलसन इंटरफेरोमीटर ही है एक तरह का। तो अगर हम बीच में ग्लास घुसा देंगे दोनों दोनों क्या पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होगा, फ्रिंज का शिफ्टिंग होगा। अब फ्रिंज का शिफ्टिंग कितना होगा, जैसा पार्ट डिफरेंस होगा वैसा शिफ्टिंग होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, टू फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्रिंज। तो देखो जैसा तुम B ग्लास equal to 2 म्यू, B हाँ n लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक आपको हम समझा देते हैं क्या है, ताकि आप लोग याद रहे। इसके पीछे का एक माइनर लॉजिक आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लो 2 रे जा रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 रे जा रहा है, एक टी पाथ ट्रेवल कर रहा, ठीक है, और इसी पॉइंट पर एक और रे आ रहा है, दो सोर्स से S1 से और S2 से, लेकिन बीच में क्या है, एक हमारा म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोई चीज है, तो ये जो आपका पाथ ट्रेवल करेगा वो म्यू टी हो जाएगा, ठीक है। ये जो पाथ ट्रेवल करेगा वो टी होगा, लेकिन ये जो पाथ ट्रेवल करेगा वो म्यू टी हो जाएगा। अगर बीच में आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी चीज का डाल दिए तो अब जो पाथ डिफरेंस क्या होगा, म्यू टी माइनस टी हो जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू टी माइनस टी हो जाएगा। तो म्यू माइनस 1 टी कॉमन ले लीजिए, समझिए बात को ना। तो जब भी कोई चीज डालते हैं तो जब भी कोई मटेरियल डालते हैं, मान ली दो लाइट सोर्स जा रहा है, एक लाइट सोर्स वैक्यूम में है और एक लाइट सोर्स में आप मटेरियल डाल दे तो उससे पाथ डिफरेंस इतना क्रिएट होता है। ये म्यूटी, ये एक्सपेरिमेंटल है कि म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के चलते जिसका थिकनेस कुछ हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये टी क्या है, टी थिकनेस होता है, थोड़ा अगर टी थिकनेस है तो आपको ये पूरा टी लेना होगा, सॉरी ये पूरा टी लेना होगा, ये पूरा टी लेना होगा, ठीक है, ये पूरा टी लेना होगा, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि टी थिकनेस का कोई चीज डालते हैं तो उसके चलते जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी होता है। अच्छा, जो भी लाइट आप डालिएगा, जो भी मिरर आप जो भी आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला चीज डालिएगा जिसका थिकनेस टी होगा, उसमें लाइट 2 बार ट्रेवल करता है, इसलिए इसका दुगना हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स करिएगा तो ये n लैम्डा के बराबर होगा, इतना ही फ्रिंज शिफ्टिंग होगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया 2 म्यू माइनस 1 टी इंटू n लैम्डा, एक फॉर्मूला ये होगा। 3 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ये तीनों को न्यूमेरिकल बनेगा। अच्छा, यहीं पर टू फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गैस, गैस में भी वही चीज होगा, गैस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और टी, कितना थिकनेस तक आपका गैस फैला हुआ, वो पुट कर देंगे हम, तो रिजल्ट आ जाएगा। अब आप लोग काम करिए, फिर से रिज्वाइन करें, हम न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। चलो अब एक करके न्यूमेरिकल किया जाए, ये तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, यही 3 पर सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर वन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का मेन कंक्लूजन क्या था, कि ईथर नहीं है, यही मेन कंक्लूजन था।
ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, यही मेन कंक्लूजन था। ठीक, सेकेंड, द डिवाइस यूज्ड इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये तो आपको जान ही रहे हैं क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन जो बनता है उसका नाम क्या होता है, बताइए तो। हैदर सर, हैदर हाइडिंजर फ्रिंजेस। हैदर हाँ, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, यहां से न्यूमेरिकल है। देखिए, when a movable mirror of Michelson interferometer is shifted through 0.589 mm, ठीक है, 200 fringes cross the field, what is the wavelength of light। कहने का मतलब देखो हो क्या रहा, ये हमारा सोर्स था, ये हमारा ग्लास था, ये एक मिरर था, एक दूसरा मिरर था, ये हमारा दूसरा मिरर था, ये M1 था, ये M2 था। अभी क्या कर रहे हैं, मिरर को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी क्या था, M1 M2 एक दूसरे पर क्या कर, M1 M2 क्या रहता है, एक दूसरे के ऊपर रहता है, एक दूसरे के ऊपर रहता है, बराबर दूरी पर रहता है दोनों। ये 11 मीटर तो M1 M2 चूंकि आप देखिएगा यहाँ से ना, जब आप यहाँ से देखिएगा ना तो M1 आपको इसी में दिखता है। तो जैसे आप M1 को थोड़ा सा मूव किए, एक नॉब लगा रहता है, एक नॉब लगा रहता है, इसको आप घुमाइएगा ना तो M1 आगे पीछे होता है। तो उससे क्या मान लो M1 यहाँ आ गया, एक्चुअली M1 डैश इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका मिरर इमेज है ये। सर तो ये 5 into समथिंग, 10 के पावर -5 सर। हाँ हाँ, तो ये डिस्टेंस डी मूव करता है, वही डिस्टेंस ये दिया हुआ। ठीक है, आपको मेन समझना है कि यहाँ पे वही डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ एक तरह से डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ, 0.0589 मिलीमीटर। तो इसको मीटर में बदलिएगा ना, 0.0589 इंटू 10 का पावर कितना करेगा, -3 मीटर करेगा, डी निकल गया। हाँ, अब 2d इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा होता है जितना। हाँ, तो डी का वैल्यू यहाँ 2 इंटू डी का वैल्यू 0.0589 इंटू 10 का पावर -3 पुट करिए, 200 शिफ्टिंग हो रहा, फ्रिंज कितना शिफ्ट कर रहा है, 200, लेमडा निकाल देना है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। हाँ, लेमडा का वैल्यू 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना। ओके सर, ठीक है, ठीक सर। अच्छा चलो, क्या कर देंगे, आगे बढ़े, नहीं सर, आगे बढ़िए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम होते हैं। यहां पर देखिए, एक थिन ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.58। तो जैसे आप ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, ये M1 वाला और ये M2 यही ना है। हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली M1 को ही डिस्टर्ब करते हैं बार बार, M1 को। तो यहाँ पर एक तो ग्लास प्लेट घुसा देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इससे क्या होगा, फ्रिंज का शिफ्टिंग होगा, कितना शिफ्टिंग हो रहा, 30, और थिकनेस दिया हुआ किसका, ग्लास प्लेट का। तो आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, आसान है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सर 2 into mu minus 1 equal to n lambda। -1 हाँ, equal to n lambda। ठीक है, यहाँ पर 2 रन देते हैं, म्यू का वैल्यू 1.5 -1, टी का वैल्यू 0.018 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, -3 -3 हो जाएगा। मिलीमीटर में है जी सर। हाँ, और इधर कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू ये हो जाएगा सर 30 इंटू लेमडा। लैम्डा यहाँ निकालना से है। लेमडा का वैल्यू लिख दे रहे हैं सीधे 6000 एक्स्ट्रा। कैलकुलेट जरूर करके अच्छा, देखिएगा आप लोग अपने से, है ना, जी सर एक बार जरूर जी। अपने से कैलकुलेट, नहीं होगा तो फिर हम कैलकुलेशन बताएंगे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ।
यहाँ पर देखो माइकलसन इंटरफेरेंस में पोजीशन मिरर का दिया हुआ इतना और इतना, ठीक है। अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट, मतलब ब्राइट इमेज के लिए ये पोजीशन दिया हुआ। मीन वेवलेंथ कितना दिया हुआ 5393 एंगस्ट्रॉम। द डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ इज, मतलब ये जो मिरर था, ध्यान देना, ये जो मिरर था M1 को ही ना मूव करते हैं बार बार, और ये हमारा M2 है। यहां से टेलीस्कोप में देखते हैं सारी घटनाओं को। क्या किया गया, इसका शुरुआती पोजीशन दिया है 0.6025, ये पोजीशन दिया हुआ शुरू में, फिर इसको मूव किया गया इस पोजीशन पर। तो देखो डायरेक्ट डी ना देके इन दोनों का डिफरेंस डी हो जाएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट डी नहीं दिया है, लेकिन डी यहाँ निकल जाएगा। डी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा 0.8970 माइनस 0.6025। ये रिजल्ट आ जाएगा 0.2945 आ जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। अब आपको निकालना, ये mm में निकला तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा 0.2945 इंटू 10⁻³ मीटर में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी क्या है, λ2 माइनस λ1, लेमडा मीन का स्क्वायर बाई 2d। यही तो आपको चाहिए, λ2 माइनस λ1 चाहिए, λ2 माइनस λ1 चाहिए। और देखिए यहाँ पर मीन दिया हुआ, आप बोले थे ना इसको लेमडा को मीन वेलोसिटी बोलते हैं, मीन वेवलेंथ बोलते हैं। मीन वेवलेंथ दिया हुआ 5393 इंटू 10⁻⁻10 करेंगे ना, एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम को चेंज करना पड़ेगा। और 2 इंटू डी का वैल्यू पुट कर दिए 0.2945 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा लगभग 6 एंगस्ट्रॉम के बाद आसपास आएगा। सॉल्व कर देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये लास्ट एक क्वेश्चन देख लीजिए, ऊपर तो हो गया, अब एक लास्ट क्वेश्चन एक प्लेट है जिसका थिकनेस दिया हुआ है, इसके चलते क्या हो रहा है 100 फ्रिंज का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 5000 क्या दिया हुआ, वेवलेंथ दिया हुआ। तो फिर से वही फॉर्मूला, फिर से तो वही फॉर्मूला यूज होगा ना जी। कौन सा फॉर्मूला, 2 म्यू माइनस 1 लेमडा दिया हुआ है, आसानी से एन भी दिया हुआ है सर। हाँ एन भी दिया हुआ है ना। आंसर इसका बी है, आप लोग कैलकुलेट कर, लेकिन कैलकुलेशन जरूर करिएगा आप लोग। सर इसको डायरेक्टली नहीं मार सकते हैं क्योंकि सर ग्लास है, सर ग्लास का तो 1.5 ही होता है। देखो ग्लास में कई तरह का होता है ना, ग्राउंड ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, तो ऐसा कुछ क्लियर किया नहीं ना है। जी सर, इसलिए डायरेक्ट मारना ठीक नहीं रहेगा। ग्लास का अलग अलग होता है ना, 1.65 भी होता है। चलो ठीक, सॉल्व कर लोगे तुम लोग। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग का क्या था, उस क्वेश्चन में आते हैं, नया पेज क्रिएट करते हैं। और क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी, हम यहाँ पर सीधे आंसर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के बाद जो आप लोग का कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी, वो थोड़ा सा और वेलोसिटी एडिशन थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, थोड़ा सा पेज हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग आराम से पढ़ सकें। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरह का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर दो पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी इधर की
इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर की ओर दिया हुआ, ये पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है c/2 है। और एक पार्टिकल ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इसका भी वेलोसिटी है c/2। इस पार्टिकल का नाम अगर हम लोग b मान लें, इसको a मान लें, तो ये पार्टिकल हमारा b हो जाएगा। आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। क्वेश्चन बस इतना ही है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी 60 डिग्री से दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग जो सॉल्यूशन करते आए हैं, अभी तक जितना भी सॉल्यूशन करते आए हम लोग क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको एस डैश मान लेते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि इसको एस डैश मान लेते हैं। चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू ए है तो ए को एस डैश मानना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक ऐसे एक फ्रेम ड्रॉ करते थे, ऐसे करते थे ना हम लोग। अगर आप लोग को ध्यान में होगा, हम लोग क्या करते थे, अगर दो पार्टिकल हैं, ये ए है और एक बी है, तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में एक फ्रेम ड्रॉ करते थे और उसका वेलोसिटी इसके अनुसार एडजस्ट कर देते थे। तो यहाँ पर एक हम वेलोसिटी एक फ्रेम ड्रॉ करते हैं, एस डैश फ्रेम, इसके अनुसार, ठीक है। तो ये जो एस डैश फ्रेम है हमारा, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं। अच्छा, ये एस डैश फ्रेम है, इसका वेलोसिटी क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, c/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मिनट, देखिए ए का काम तो फिनिश हो गया, अब हो गया बी को देखना हम, ठीक है। तो बी के लिए हमको एस डैश फ्रेम बनाना होगा, क्योंकि इसमें करते क्या थे हम लोग, लैब से इसको देखते थे। तो यहाँ पर एक एस डैश फ्रेम हम बनाने की कोशिश करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए लैब फ्रेम, अच्छा हमको करना क्या है कि ये जो एस है और एस डैश जो है, उसका उसका एक्स एक्सिस को हम लोग पैरेलल रखने की कोशिश करते हैं, वाई एक्सिस को पैरेलल रखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन देखो ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जो कि इसके पैरेलल हो, ताकि एस डैश के एक्स के पैरेलल हो जाए। रुकिए, एस डैश हमको इसके पैरेलल लाइन खींचना, लेकिन ऐसे, ठीक है। और इसको जगह जगह कट कर देते हैं ताकि ये डैश हो जाए। और एक हम लोग एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखिए ऐसे। अच्छा, इसको यही वाला ड्रॉ कर देते हैं, रुको, ठीक है। ये एस डैश है और ये हमारा एस हो गया। यहाँ पर क्या है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल नहीं, सॉरी, ये एंगल 60 डिग्री है। कि इसको भी नॉट ड्रॉ नहीं ड्रॉ करिए, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसको छोड़ दीजिए। ये चूंकि पैरेलल है दोनों, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है, अगर इस पॉइंट से देखिएगा तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की ओर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे c/2 cos 60 डिग्री, और एक जो होगा इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर मतलब इधर की ओर आ जाएगा। देखिए इस पर परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, c/2 sin 60 डिग्री। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर अब क्या निकल रहा है, देखिए ux बराबर निकल रहा है, यहाँ पर vx, सॉरी vx बराबर निकल रहा है, v यही ना वेलोसिटी है मेरा मेन, है ना।
वी एक्स बराबर हमारा निकल रहा c/2 cos 60 डिग्री, लिखते हैं फिर आपको समझा देते हैं। वैसे ही वी वाई निकल रहा है c/2 sin 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिएगा तो हो जाएगा -c/4, और इसको सॉल्व करेगा तो हो जाएगा √3c/4। ठीक है, c/2 है तो c/2 √3/2 होता तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ux निकल गया। तो ये निकल गया वेलोसिटी ऑफ, ये निकला वेलोसिटी ऑफ बी, ये निकल गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। देखो समझो इस बात, जरा समझना। अब हम लोग करते क्या थे कि ये हमारा अगर एस फ्रेम है और ये हमारा एस डैश फ्रेम है, ये एस फ्रेम एस डैश फ्रेम है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे, वी एक्स डैश बराबर बोलते थे वी एक्स माइनस भी बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर करते थे। ठीक है, जिसमें कि कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। ठीक, तो हम लोग क्या करते क्या थे कि इस पार्टिकल को अगर एस डैश फ्रेम से देखना है, उस वेलोसिटी को निकालना है, तो इस पार्टिकल को एस फ्रेम से देखिए और उस वेलोसिटी को निकालिए, माइनस एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी घटाइए। इस ये एस डैश फ्रेम जिस वेलोसिटी भाग रहा है उस वेलोसिटी घटाइए बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, नहीं वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर नहीं था, सॉरी नीचे कुछ और होता है, ये तो दूसरा हम लिख दिए। ये क्या होता है 1 माइनस वी बाय सी स्क्वायर होता है ना, इन होता है। अरे मिट जा रहा, तो देखिए घटना को बस समझिएगा कि एस डैश एस जब है तो किसी पार्टिकल का आपको वेलोसिटी निकालना है वी एक्स डैश एस डैश के रिस्पेक्ट में, तो क्या करते थे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते थे एस के रिस्पेक्ट में और फिर फ्रेम की वेलोसिटी घटाते थे 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर देखिए दो फ्रेम है, ये दोनों फ्रेम को ऐसे समझिए, पहला सिचुएशन समझिए तो दोनों साथ में होगा, ऐसा समझिए ये हमारा एस डैश है और यहाँ पर एस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एस है, देखिए ये जो है ये एस है, ये एस डैश है और एस है ना, ये एस डैश है और एस है। तो यहाँ पर हम ऐसा, चूंकि वेक्टर फॉर्म है तो हम सपोज कर सकते हैं ना कि ये अगर इसको वेक्टर में कहीं कहीं मान लो एक वेक्टर यहाँ एक वेक्टर यहाँ, हम तो इसको यहाँ पे इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि पार्टिकल ए का वेक्टर यहाँ पर है, एक तरह से ये एस हो गया और ये एस डैश को हम चाहें तो यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए सिचुएशन सब कुछ वैसा ही है जो यहाँ पर है, इमेजिन थोड़ा सा करके देखिएगा, वही चीज है। ये एस डैश को हम चाहें तो यहाँ इमेजिन कर सकते हैं और ये हमारा एस हो गया, ये हमारा एस हो गया। तो एस के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी एक्स की तरफ कितना है, एस के रिस्पेक्ट में ये हमारा एस हो गया, एक्स के तरफ कितना है कि एस का एक्स ये है, तो इसका अपोजिट वाला c/2 cos 60 डिग्री है, लेकिन चूंकि ये एस का इसका अपोजिट लीजिएगा तब ना एक्स की तरफ आएगा, एस के लिए ये अपोजिट पार्ट हो गया और ये हमारा एस है पूरे पूरी, जिसका कि ये एक्स पार्ट है, ये हमारा एक्स पार्ट है और ये वाई पार्ट है। जैसे इसके लिए हमारा ये एक्स डैश पार्ट था और ये हमारा वाई डैश पार्ट था, इसलिए हम क्या करेंगे एक्स का वैल्यू माइनस लेंगे, यहाँ पर वी एक्स का जो वैल्यू आएगा एस फ्रेम से वो -c/2 cos 60 डिग्री आएगा, वी वाई का वैल्यू ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या हो, तो हमको निकलेगा वी एक्स डैश, अरे ये फ्रेम जो है बी को तो वी एक्स डैश वेलोसिटी देखेगा ना एस डैश, तो वी एक्स डैश का फॉर्मूला क्या होगा, वी एक्स माइनस भी बाई 1 माइनस वी एक्स भी बाई सी स्क्वायर। अब तो दिक्कत नहीं है, वी एक्स मतलब ये जो पार्टिकल है बी उसका एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या, तो वी एक्स निकला हुआ -c/4 -c/2,
क्योंकि v का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस प्लस का नॉर्मल आ जाएगा। 1 माइनस vx का वैल्यू फिर से माइनस c/4 इंटू c/2 बाई सी स्क्वायर। इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा -2c/3 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप चाहें तो यहाँ क्या निकाल सकते हैं, vy निकाल सकते हैं। vy डैश का फॉर्मूला क्या होगा, vy डैश बराबर होता है vy रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय 1 माइनस vx v बाय सी स्क्वायर। vy ऑलरेडी निकाले हो यहाँ पर, तो हो जाएगा √3c/4 रूट अंडर 1 माइनस v का वैल्यू c/2। v मतलब फ्रेम का वेलोसिटी, एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी, जो कि c/2 है, c/2 का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय 1 माइनस, बाकी तो ये वाला यही पार्ट रहेगा, माइनस c/4 c/2 बाय सी स्क्वायर। अब माइनर कैलकुलेशन से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा c/3। सिमिलरली आप vz डैश भी निकाल सकते हैं, vz डैश भी वही होगा vz रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1 माइनस vx v बाय सी स्क्वायर। तो vz का वैल्यू, तो vz तरफ तो है ही नहीं, तो खत्म हो गया, तो 0 हो गया, vz z की तरफ तो है ही नहीं। देयरफॉर जो रिजल्टेंट आएगा, वेलोसिटी जो दिखेगा वो क्या होगा, vx डैश का स्क्वायर और vy डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये ना हमको v डैश दिखेगा, अरे vx डैश और vy डैश का स्क्वायर करेंगे वही हमको दिखेगा। तो vx डैश ऑलरेडी निकाले हुए हैं आप, कितना -2/c 3 का होल स्क्वायर प्लस vy का वैल्यू c/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, रूट कर दीजिएगा, ये √5/3c आएगा। देखिए इसमें किसी कुछ पूछना बोलिए। देख कैलकुलेशन तो आप कर ही लीजिएगा, मेन कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको एस डैश मान लिए, एस डैश मान के ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया एस डैश का। अब ये जो बी है इसका हमको क्या चाहिए, vx और vy चाहिए एस डैश के रिस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पर एक एस डैश सपोज किया इस तरह का। अब वो लोग इस तरह का क्यों सपोज किया, क्योंकि ऐसा सपोज करने से ये इससे मैच कर रहा है और ये जो कंडीशन है मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो वैसे इसका एक्स कॉम्पोनेंट निकाल दिए, इसका वाई कॉम्पोनेंट निकाल दिए और मेन फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। नीचे का पोर्शन चूंकि सेम है इसलिए बार बार हम कैलकुलेट नहीं करने गए हैं। बोले क्लियर है या कुछ फिर से बता दें। अरे हाँ ना, कुछ बोलो। क्लियर है सर, क्लियर है ना, क्लियर है। चलो। तो